फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज मेरे साथ एक मेहमान है, मेरे मित्र हैं गौरव बंसल जी। तो तब अब आप ये देख लो कि तब मैं उनको अपने चैनल पे खोज खाज के लाया हूँ। मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, तो बड़े भन्नाट आदमी है साहब ये, और इनने बहुत पढ़ाई करी है। और देखो भैया, हम तो पहलवान आदमी हैं, हम तो थोड़ा बहुत इधर से उधर से पढ़ के थोड़ा बहुत हमने नॉलेज गेन किया है। और आपने साहब बीए और एमए की है इकोनॉमिक्स से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। और आजकल यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, वो जो कलेक्टर एसपी बनने जाते हैं ना लौंडे, उनको आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। छोटी मोटी नहीं है, बहुत तोप आदमी पकड़ के लाया हुआ आज मैं। तो साहब, और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है साहब, मुझे दो विषयों का बहुत ही कम नॉलेज है। पहला है इकोनॉमिक्स और दूसरा है ये फॉरेन अफेयर्स। इन दो विषयों पे अपने को कुछ नहीं पता। इसलिए आपने भी देखा होगा, मैं इन दो विषयों पे कभी भी टिप्पणी नहीं करता हूं। कोई अगर मुझसे पूछ लेना कि भाई बजट कैसा था, मैंने कहा यार बढ़िया ही होगा, अपने को नहीं पता बहुत। अपने इकोनॉमिक सही चल रही है, अपने को 100-200 रुपया रोज खर्चा है, वो अपन कमा लेते हैं, हमने दुनिया से कुछ नहीं लेना देना। मतलब अब प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं दुनिया में। अब यूक्रेन से युद्ध छिड़ गया था, रशिया ने अटैक कर दिया। लोग कह रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी। तो यार गौरव भाई, एक बात का ध्यान रखना कि आप एक अनपढ़ पहलवान से बात कर रहे हो। जी बिल्कुल ठीक। रखूंगा। नमस्कार अजीत जी। तो हाँ, थैंक यू गौरव भाई, वेलकम। तो गौरव भाई मुझे ये बताओ यार, इतनी दूर रूस और यूक्रेन लड़ पड़े, हमारे यहाँ कैसे महंगाई हो जाएगी यार? ये नहीं समझ में आता मुझे, बताओ जरा, समझाओ जरा। ठीक है, मैं इसको छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स में ब्रेक करता हूँ, इसको तोड़ के समझाता हूँ। देखिए, रूस दुनिया का लगभग 10% तेल जो है उसे सप्लाई करता है। आमतौर पे हमारी अवधारणा है, हमारी समझ है कि सारा तेल खाड़ी देशों से आता है, अरब से आता थोड़ा है, वॉल्यूम वेनेजुएला। बढ़ाइए, वॉल्यूम कम आ रहा है। ठीक है जी, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, हमारी अवधारणा है कि तेल अधिकतर खाड़ी देशों से आता है, अच्छा, किंतु हम तेल। ये, हाँ जी, कच्चे तेल का जो आयात है, पेट्रोल। हाँ। तो किंतु ऐसा नहीं है। खाड़ी देश उसके एक बड़े एक्सपोर्टर जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास भी है, रूस के पास भी है, वेनेजुएला के पास भी है, और कुछ अन्य देशों के पास भी है, जैसे नाइजीरिया। अच्छा। इन सब हाँ जी, इन सब देशों में से रूस लगभग 11 से 12% दुनिया की सप्लाई रूस कर रहा है तेल। अच्छा, 11-12% तेल जो है रूस के पास है। नहीं नहीं, ज्यादा है, लेकिन इतनी प्रतिशत सप्लाई अभी वो कर रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि रूस पर नए जो प्रतिबंध लगे हैं, सैंक्शंस लगे हैं, इस वजह से ये जो सप्लाई अगर ये आधी भी घटती है, क्योंकि अमेरिका उन देशों को थोड़ा सा तीखी नजर से देख रहा है जो जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। जैसे भारत को भी वो थोड़ा पुश कर रहा है कि आप व्यापार कम कीजिए, व्यापार मत कीजिए रूस से। किंतु भारत थोड़ा हाँ। शक्तिशाली देश है, छोटे देशों पर उसकी दादागिरी और अच्छी चलेगी। अच्छा जी। तो तो रूस के ऊपर जो व्यापार प्रतिबंध लगेंगे, उस वजह से ऐसा माना जा रहा है, मान लीजिए इसमें 50-60% भी गिरावट आई, तो दुनिया की सप्लाई 5-6% गिर सकती है तेल की। अच्छा, ये तो हुई तेल की बात। जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, जिससे हमारा सीएनजी, एलपीजी ये भी प्रोसेस होता है, हाँ। तो नेचुरल गैस गैस का रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लाई है। तो एलपीजी, सीएनजी, इनकी कीमतें डेफिनेटली बढ़ सकती हैं, और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ सकती है। कितनी बढ़ जाएगी? जी, ऐसा माना जा रहा है कि अभी लगभग $95 प्रति बैरल चल रहा है कीमत जो है, और वो लगभग $110 प्रति बैरल हो जाएगी। तो अच्छा। लगभग $15 का उछाल 95 के ऊपर, आप इसको मान लीजिए लगभग 17-18%। ठीक। हाँ जी, ये तो हुआ अंतरराष्ट्रीय कीमतों की बात। किंतु अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें, तो भारत इमीडिएटली प्रेशर में नहीं है, क्योंकि भारत ने जो पिछले 2-3 साल में जो तेल की कीमतें कम रही, उस दौरान अपना एक अच्छा रिजर्व तैयार कर लिया, हमने एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लिया है। तो अचानक आने वाले उछाल से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है और तेल की कीमतें फिर से स्थिर हो जाती है, मान लीजिए 3 महीने में, तो शायद इसका कुछ भी फर्क ना
अच्छा, पर अगर लड़ाई लंबी चलती है तो मतलब तेल वेल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। कितना महंगा हो जाएगा? आजकल मान लीजिए 100 रुपए बिक रहा है, 110-15 हो जाएगा। हाँ जी, 110-15, तो तेल की 115, वजह से जो 120 तक। महंगाई बढ़ जाए। हाँ, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, जो अभी तक रिसर्च आ रही है निकल के, कि ये मान हाँ। के चल रहे हैं कि मार्च के अंत तक $110 प्रति बैरल होगा, अगर युद्ध बहुत भयानक नहीं होता और युद्ध थोड़े दिन में रुक जाता है। अगर युद्ध बहुत लंबा चलता है तो ये शायद $125-30 बैरल अभी जा सकता है, लेकिन वो वर्स्ट केस अच्छा, सिनेरियो है, उसकी बात नहीं करें। अगर 125-30 चला गया तो हमारे यहाँ तेल क्या भाव हो जाएगा? अभी जैसा भारत में कीमत चल रही है, उस पर आप मान लीजिए 125-30 ही हो जाएगा लगभग, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमत भी 95 और भारत की कीमत भी 95। मान लीजिए सरकार जितना भी ये कीमत बढ़ेगी, इसे पब्लिक को पास ऑन करती है, इसका घाटा खुद नहीं झेलती, तो लगभग इतने ही रुपए से कीमत लगभग बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि डॉलर की कीमत, सॉरी, तेल की कीमत $30 प्रति बैरल से लगभग 90 आ चुकी है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय में तेल की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ी। जी। तो सरकार ने वो जो सारा पहले मुनाफा तेल के थ्रू ले रही थी, अब उसे एक तरह से कंपनसेट कर दिया है और पब्लिक को लगभग न्यूट्रल, लगभग बिना मुनाफे के तेल बेच रही तो कहने सर एक मिनट, मान लीजिए तेल महंगा हो गया और थोड़ी एलपीजी सीएनजी महंगी हो गई, है। हाँ तो जी। क्या हो जाएगा? जो दाल अभी हमारे यहाँ 100-110 बिक रही है, वो 120 रुपए बिकने लग जाएगी। माल भाड़ा ही तो हाँ बढ़ जाएगा। हमारे देश की सर, जो अरहर की फसल है वो तो नहीं मर जाएगी ना। अरहर तो नहीं, उतनी है, उसका खाली माल भाड़ा बढ़ जाएगा। भाई, हाँ जी, मेरे गांव में कानपुर से दाल आती है, हाँ जी, तो डीजल महंगा हो गया, बिल्कुल। तेल की तो कीमतों डीजल का की हमें ढुलाई बढ़ जाएगी, तो जो दाल अभी 110 रुपए किलो बिक रही है वो 115 बिकने लग जाएगी। ऐसे ही समझ सकते हैं, ऐसा पांच आप रुपए समझ किलो बढ़ सकते हैं। जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, चलो, बिल्कुल। कोई इतना बहुत बड़ी आयतोबा नहीं है। अच्छा जी, और ज्यादा इसमें बढ़ेगा तो देखेंगे। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात यह है भाई, दाल महंगी हो रही, भाई सुन लो रे, 5-10 रुपए किलो दाल महंगी हो जाएगी, और तो थोड़ा 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 5 से 10 रुपए का रेट बढ़ जाएगा। तो हाँ बहुत जी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस आप भगवान से मनाओ कि ये वॉर लंबी ना चले, जल्दी हो जाए। अच्छा, एक चीज और बताइए साहब, हाँ कि जी, मुझे एक बात बताइए कि ये हमारे देश में जो अभी जो इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है, हाँ जी, और अभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जीडीपी है, ये सारी बातें हैं, तो हाँ जी, हमारे देश में ना गुजरात मॉडल की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, हाँ जी, और एक केरला मॉडल की चर्चा होती है। हाँ जी। तो देश को कौन सा मॉडल चाहिए? एक तो गुजरात मॉडल और केरला मॉडल का अंतर क्या है, ये समझाइए। और देश के लिए कौन सा मॉडल चाहिए, ये समझाइए। मुझे तो आज तक ये नहीं मालूम चला वैसे केरला मॉडल है क्या। अजीत जी, वैसे तो इस विषय पे एक पूरा वीडियो किया जा सकता है और हम करेंगे भी, किंतु जी अभी करेंगे, संक्षेप में पक्का मैं एक, करेंगे। हाँ जी, मैं संक्षेप में अभी 2 मिनट में इसे बता देता हूँ, फिर हम यूक्रेन वाले विषय पर वापस आएंगे। ठीक। तो केरल का जो मॉडल है जी, केरल के मॉडल की 3 खास बात है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा केरल का मॉडल पूरी तरह खराब है, उनके मॉडल की बहुत सारी खास बात है। हेल्थ केयर हाँ। उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। केरल के जो सरकारी अस्पताल है, उनकी इलाज क्वालिटी या उनके जो उपचार की जो क्षमता है या जो उसकी व्यवस्था, उसे अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत टॉप के प्राइवेट हॉस्पिटल से कंपेयर करें। जैसे हम लोग आमतौर पे एक आक्षेप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री बीमार पड़े तो अमेरिका इलाज कराने क्यों करें, उसे छोड़ दीजिए। हम, मैं मल्टी स्पेशलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आम आदमी को मान लीजिए उसे दस्त लगे हैं या उसके पेट में इंफेक्शन है या उसे कोई और बीमारी है, उसे सरकारी अस्पताल जाना है, तो दिल्ली में किसी सरकारी अस्पताल में जाना, मध्य प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में जाना और केरल के सरकारी अस्पताल में जाना, तीनों में थोड़ा अंतर है। केरल में आपका एक्सपीरियंस इस मामले में बेहतर होगा। और चाहे आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, लेफ्ट को, इस मामले में थोड़ी हमें अस्पताल व्यवस्था की तारीफ करनी होगी। तो केरल के मॉडल की 3 खास बात है। शिक्षा, शिक्षा का स्तर थोड़ा अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा है। और इसका एक रिजल्ट हमें दिखता है कि केरल के लोग बाहर नौकरी करने के लिए वरीयता पाते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में उन्हें जाना है, खाड़ी देशों में जी। जाना है, तो के लोग काफी संख्या में वहां पर हैं। अब इसके 2 कारण है। एक कारण ये भी है कि केरल में खुद रोजगार नहीं है, इसलिए भी पलायन हो रहा है। तो केरल मॉडल की
जो विशेषता है वो ये है कि उन्होंने अपने लोगों को इस काबिल बनाया, उनको इस तरह से इस साँचे में डाला कि वो बाहर जाकर काम कर पा रहे हैं, काम पा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका फोकस लोगों पर है। अब वो रोजगार अच्छा, पैदा नहीं उन्होंने कर पा मतलब रहे हैं ये। हाँ जी। अपने ऐसे लोग तैयार किए जो कि अच्छे नौकर बन सके कहीं जाके। जी हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है वो, बिल्कुल। हाँ, अब मैं अपने मूल मुद्दे पे वापस, मैंने ये जानबूझ के मुद्दा उठाया है कि आप अपने प्रदेश के लोगों को नौकर बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये केरल मॉडल है। अब गुजरात मॉडल क्या है, जरा ये बता दो। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, अभी जैसे नीति आयोग ने स्टेट्स की रिपोर्ट निकाली थी, तो हाँ गरीबी जी। के मामले में केरल भारत में नंबर 1 पर है। गरीबी के मामले में मतलब नीचे से नंबर 1, सबसे कम गरीब लोग केरल में। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों में लगभग आधा प्रतिशत ही केरल की जनसंख्या आती है, जबकि अन्य राज्यों में ये लगभग, जैसे बिहार के मामले में लगभग 50%, 45% तक चला जाता है। तो ये भी एक सक्सेस में इसको मान। जी। अच्छा, गुजरात मॉडल पे आ जाते हैं। गुजरात मॉडल में देखिए, एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि उन लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कैसे किया गया, इसके बड़े सारे हाँ। उदाहरण है। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको लोगों को घर घर जाके भाषण नहीं देना होता कि व्यापार करो व्यापार करो, ऐसे व्यापार नहीं होता। आप उन्हें सुविधा दो, आप उन्हें व्यवस्था दो, कानून व्यवस्था अच्छी करो, बिजली अच्छी दो, सड़कें अच्छी कर दो, व्यापार अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ईज ऑफ मतलब डूइंग कहने का बिजनेस मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, व्यापार के लिए कंड्यूसिव माहौल अपने आप बन जाता है। हाँ जी, ईज ऑफ लॉ एंड डूइंग ऑर्डर बिजनेस अच्छा कर कहा दो। जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसे कहते हैं जी हम। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ जी। अच्छा। तो गुजरात का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे रहा है, जिसके अंदर कानून व्यवस्था बहुत ही पुख्ता, बिजली व्यवस्था बहुत ही पुख्ता, ताकि व्यापार में बिजली ना जाए, उनका कोस्ट कंट्रोल में रहे, प्रोडक्शन सुचारू रूप से चले, समय वेस्ट ना हो। और तीसरी चीज है जी, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना। अच्छा, फिर ये सब तो हो गया और इसकी वजह से व्यापार भी आ रहा है, फैक्ट्रियां भी आ रही है और सारी दुनिया से आ रही है, केवल भारत से नहीं। दूसरी चीज जो गुजरात ने यहाँ पे की है, गुजरात के जो सोशल इंडिकेटर्स थे, सामाजिक पहलू पर जो गुजरात पिछड़ा हुआ था, उसमें भी गुजरात ने काफी तरक्की की है। एक्चुअली गुजरात ने जब स्टार्ट किया तो लगभग बिल्कुल नीचे था। गुजरात का एक जी। बहुत बड़ा हिस्सा भुज लगभग रेगिस्तान है, और बहुत ही, मैं कहूंगा कि रहने के दृष्टिकोण से बड़ा ही टफ, एक बड़ा ही मुश्किल जगह है। और वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर पहले बहुत ही खराब था। इसी प्रकार बना इसी प्रकार जो गुजरात का एक्सट्रीम ईस्ट एरिया है, जो मध्य प्रदेश बॉर्डर लगती है, वो एरिया भी आदिवासी क्षेत्र है। तो इतना बड़ा भुज क्षेत्र, जो लगभग क्षेत्रफल का 1/3 है, और एक काफी बड़ा आदिवासी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से लगता है, क्योंकि ये सारा क्षेत्र जुड़ जाता है और इसकी एवरेज आ जाती है, इस वजह से उसके सोशल इंडिकेटर काफी पुअर है। मतलब ऐसा हो गया ना कि कई बार ये डिबेट होती है कि साउथ के जो राज्य हैं वो कहते हैं कि अगर ये बिहार, यूपी और इनको हटा दो तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या हमारी प्रति व्यक्ति आय, वो तो कहीं ईस्ट यूरोप के आसपास चली जाएगी या साउथ ईस्ट एशिया के आसपास चली जाएगी। हम गरीब हैं क्योंकि हम एक एवरेज में गरीब हो जाते हैं। तो ऐसा एलिगेशन हम यहाँ भी एक इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। इस मुझे सब ये के बावजूद, बताइए, हाँ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो केरल भी खराब नहीं है। जी। आपने कहा कि भाई लोगों को पढ़ा लिखा दो, सुख सुविधा दे दो, सारी बिजली दे दो, पानी दे दो, सड़कें दे दो, लॉ एंड ऑर्डर सही कर दो, तो एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप डेवलप हो जाती है। तो केरल में नहीं डेवलप हुई, गुजरात में डेवलप हो गई, इसका क्या कारण है? ट्रेड यूनियनिज्म। ट्रेड यूनियनिज्म, जो ट्रेड ओहो, यूनियंस, ट्रेड यूनियन, कर्मचारी यूनियन संगठन है, बन, ये लाल झंडा। लाल झंडा। हाँ जी। ओ, जिस लाल झंडे ने बंगाल को बर्बाद किया, इसका मतलब कम्युनिज्म जहां रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं ना कि कम्युनिस्ट हाँ, ये जहां कह सकते हैं। रहेंगे वहां इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। तो साहब आपके आज की बातचीत से मुझे एक बात समझ में आई कि अगर देश की तरक्की कर रही है तो पहले कम्युनिस्टों को जो है
इनका इलाज करो। मतलब केरल का आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां अजीत की जी, मैं ट्रेड उतनी यूनियन है। माफ कीजिएगा, मैं उतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लूंगा, मैं उतना आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि नहीं, पर मैं जैसे हमने हमेशा बंगाल में एक्सट्रीम देखा। पोजीशन लेता हूँ। हाँ, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने इन्वेस्टमेंट लाने की काफी कोशिश की, और जो बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी ममता बनर्जी से पहले, उन लोगों ने निवेश भी अर्जित किया। उस टाइम पर आईटीसी और कई अन्य बड़ी कंपनियों ने वहां पर ऑफिस भी खोले, और बड़ी आईटी कंपनीज भी आई, और थोड़ा बंगाल को एक रूप मिलना शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट कर नहीं सकता, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी केरल में है, वहां पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेफ्ट कर ही नहीं सकता, लेफ्ट कर सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रेड यूनियनिज्म को जब तक वो नहीं रोकेंगे या उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा, क्या अनुमति है? हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ जी। देखिए, कई बार एक उदाहरण देकर जर्नलिस्ट या जो वामपंथी पत्रकार या प्रोफेसर कई बार एक उदाहरण देते हैं कि केरल में जो न्यूनतम आय है, जो मिनिमम वेज लॉ है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, और जो वहां की न्यूनतम आय है वो बहुत अधिक है। मान लीजिए वो 1100 रुपए है, तो वो ये इस बात को बड़े दावे के साथ कहते हैं कि देखिए, केरल में तो 1100 रुपए कम से कम प्रतिदिन आप कमाएंगे, इतना तो देना ही होगा। लेकिन इस बात को अगर आप पॉजिटिवली देखें, तो एक बात यह है कि हाँ, तो अगर 1100 रुपए आपको मजदूरी करने के लिए भी मिलेंगे तो कोई गरीब नहीं होगा, ये बात ठीक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है कि इतने रुपए अगर मिनिमम वेज होगा तो व्यापार भी नहीं आएगा, क्योंकि इतने रुपए की अगर मिनिमम वेज देनी पड़ेगी तो कोई फैक्ट्री कैसे काम कर पाएगी? हाँ, मतलब फिजिबल ही नहीं रह जाएगा। जहां पे मिनिमम वेज कम होगी, जहां लेबर सस्ती होगी, इंडस्ट्रीज वहां जाएगा, ना कि बहुत महंगी लेबर को हाँ एम्प्लॉय जी। करेगा। हाँ जी, तो इससे आपने पॉवर्टी कम कर ली, लेकिन जो एवरेज इनकम है वो भी कम हो गई। अच्छा। मतलब आपने सबको समान रूप से गरीब कर दिया, लगभग एक तरह से कहें। जी जी। गरीबी रेखा तो के ऊपर उठा दिया, लेकिन अमीर भी नहीं बनने दिया। हाँ, जैसा कि ना, अब मेरे एक मित्र हैं, वो बताते हैं कि बांग्लादेश की हौजरी हमसे ज्यादा कामयाब इसलिए है कि वहां पे मिनिमम वेजेस का चक्कर नहीं है, और वहां की जो लेबर है हमसे आधे से भी कम दाम में काम करती है। तो कॉस्ट ऑफ अजीत प्रोडक्शन हमारा उनसे बहुत कम है, और उनका बहुत कम है हमसे। इसलिए बांग्लादेश की हौजरी हमसे आगे जा रही है। नहीं, अजीत जी, इसमें एक सिर्फ एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर, क्योंकि आपने एक प्रश्न उठाया। मैं अपने दर्शकों को जी एक थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। जी। जी जब 1970 का बांग्लादेश युद्ध हुआ, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में, और बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश बहुत ही गरीब मुल्क था, एक गरीब देश था, एक हाँ निर्धन राष्ट्र था, अगर मैं हिंदी प्रयोग करूं तो। उस समय यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोपियन यूनियन नहीं थी, उसके प्रारंभिक स्वरूप में थी इकोसॉक। जैसे आज हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उस समय यूरोपियन यूनियन नहीं होती थी, उसको इकोसॉक बोला जाता था। तो काफी सारे देशों ने बांग्लादेश के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया, एक स्पेशल फेवर दिया गया, ताकि बांग्लादेश उतनी गरीबी से उठे और एक नया देश जो बना है, जो बहुत गरीब है, जहां भुखमरी है, उसको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिले। सभी यूरोपीय देश और अमेरिका पहले अपने आयात में एक कोटा इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मान लीजिए मैं 100 रुपए का आयात करता हूं, तो मैंने एक लिमिट बना दी कि 10 रुपए से ऊपर मैं किसी एक देश से नहीं लूंगा। ठीक। जैसे भारत दुनिया में सबसे अच्छा कपड़ा सबसे कम कीमत पे बना रहा है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो भारत लगभग सारा ही कपड़ा एक्सपोर्ट कर देगा, किसी और को आने ही नहीं देगा। जी किंतु कोटा के कारण भारत सिर्फ 10% एक्सपोर्ट कर पाता था उनकी रिक्वायरमेंट का। चाइना भी 10% कर पाता था, पाकिस्तान भी। किंतु बांग्लादेश पर से वो कोटा हटा लिया गया। और क्योंकि बांग्लादेश पर कोटा नहीं था, तो यूरोप की कंपनीज वो धीरे धीरे बांग्लादेश में आई, उन्होंने वहां पर फैक्ट्रियां लगाई, क्योंकि लो लेबर तो सब जगह एक जैसी थी उस समय। चीप लेबर या सस्ती श्रम कहें हम, तो वो सब जगह एक जैसा था। किंतु बांग्लादेश को जो ये ट्रेड में एक्सेप्शन मिला, इसकी वजह से बांग्लादेश में एक सेटअप बन गया कि आडिडास हो, चाहे वो रिबॉक हो, चाहे वो कोई भी बड़ा ब्रांड हो दुनिया का, जारा हो, हर एक का कपड़ा आज बांग्लादेश में बन रहा है। क्योंकि वो 1971 से एक अनवरत प्रोसेस, एक अनवरत रूप से चला है। तो धीरे धीरे जिस कंपनी की आज 5 फैक्ट्रियों से छठी लगानी है, तो जहां पे वो कंफर्टेबल है, सेटल है, वहीं जाकर लगाए। और ओवर द टाइम एक इकोनॉमी ऑफ स्केल बन जाता है कि आप एक चीज को बहुत बड़े पैमाने पर करने लगते हैं, तो आपका कॉस्ट भी नीचे आ जाता जी।
तो ये है बांग्लादेश की सक्सेस का राज। अच्छा, ऐसा नहीं इसका होगा, मतलब बांग्लादेश के सफलता के पीछे अन्य कारण भी हैं। अच्छा, मुझे एक बिल्कुल बात है। बताइए फिर कि हाँ साहब, पंजाब के साथ क्या प्रॉब्लम है? पंजाब किसी जमाने में देश का सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था और बहुत तेजी से फिसल रहा है। और पंजाब में बिल्कुल भी इंडस्ट्री आ नहीं रही है, बल्कि जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी वो भी पलायन कर रही है, बहुत तेजी से पलायन कर रही है। जैसे होजरी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी लुधियाना में, और वहां से बहुत सारे इंडस्ट्री पलायन करके देश के अन्य हिस्सों में चली गई। हाँ तो पंजाब में इंडस्ट्री न आने का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, पंजाब का जो पर कैपिटा इनकम है, वो भी एक जमाने में 1980 के दशक में वो भारत में नंबर 1 पर होता था। अच्छा, और 80 में पंजाब की नंबर जो 1 था। स्टेट, हाँ जी, पंजाब की स्टेट जीडीपी भी भारत के टॉप 3 में आती है। एक छोटा राज्य अच्छा होने के बाद भी, हाँ जी, एक बहुत छोटा राज्य है जैसे पंजाब, यूपी से हम कंपेयर करें, महाराष्ट्र से कंपेयर करें, तो स्टेट जीडीपी टॉप 3 में आती थी और उनसे कंपेयर करती थी, उनसे टक्कर लेती थी। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट डेटा बताऊं तो आज महाराष्ट्र की जीडीपी लगभग 440 बिलियन डॉलर की है, लगभग पाकिस्तान से दोगुनी। उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग 240 बिलियन डॉलर की है। वहीं पंजाब की जीडीपी आज सिर्फ 72 बिलियन डॉलर रह गई है। हरियाणा भी आज 120 बिलियन डॉलर पर। दिल्ली ओके। अकेला पूरे पंजाब से डबल प्रोड्यूस कर रहा जी। है। हाँ जी। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि अगर इस विषय पर हम गए ना तो 1 घंटा कम से कम मैं लूंगा। तो क्या ऐसा बेहतर नहीं होगा एक पूरा वीडियो हम इस पे करें और बहुत अच्छे से इस विषय को उठाए, इसके सभी पहलुओं को जांचे, एग्रीकल्चर चलिए, से अगला लेके और। वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पे करेंगे कि आखिर जी पंजाब क्यों नीचे जा रहा है। अच्छा चलिए, इसी से मिलता जुलता एक सवाल, प्रताप, पंजाब पे एक पूरा 1 घंटे का वीडियो होगा कि पंजाब की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, हाँ जी, मुझे एक चीज बिल्कुल। बताइए, अभी वर्तमान सिनेरियो में हाउ इज यूपी परफॉर्मिंग, आप मुझे बताइए। देखिए, यूपी का परफॉर्मेंस इकोनॉमिक अगर मैं नापूं तो वो थोड़ा सा कमजोर है। पिछले 4 साल का यूपी का जो ग्रोथ है वो लगभग 2.5% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और अगर मैं प्योर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो डेटा अखिलेश को सपोर्ट करेगा। अखिलेश के कार्यकाल में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो लगभग 5.5% था, जबकि पिछले 4 साल, 4.5 साल में वो 2.5% है। उसके दो और तीन बल्कि बड़े महत्वपूर्ण कारण है। एक तो योगी जी जब पावर में आए तो उससे जस्ट पहले, थोड़ा ही समय पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। उसने व्यापार को काफी नीचे किया था, और क्योंकि यूपी की अर्थव्यवस्था काफी हद तक एक अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था है, जहां पर चीजें बहुत रिकॉर्ड में नहीं रखी जाती, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, तो उस तरह की यूनिट्स को, उस तरह के बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। साथ ही जी। फिर अगले ही साल जीएसटी लागू हो गया, अगेन उसका नुकसान सबसे ज्यादा छोटे मझोले बिजनेस को हुआ। और यूपी में उसी तरह के बिजनेस ज्यादा है। जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में थोड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी यूनिट्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन यूपी थोड़ा स्मॉल इंडस्ट्री बेस्ड है। तो जीएसटी के लागू होने से मैं ये नहीं कहूंगा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जो एक ब्रेक आया, लगभग 6-7 महीने सभी कंपनियां थोड़ी परेशानी में रही, थोड़ा सा संशय में रही, और एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल बना, एक कंफ्यूजन का माहौल बना, उसने थोड़ा सा यूपी को फिर से स्लो कर दिया। और योगी के राज में यूपी फिर से थोड़ा उठने लगा था। फिर 2019 में भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, लगभग हर राज्य थोड़ा नीचे आ गया। 2019 में भारत में थोड़ा स्लो डाउन इन जनरल हर एक राज्य में, हर एक सेक्टर में हुआ था। ये वो समय जब आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी कि पार्ले जी का बिस्किट तक नहीं बिक रहा हाँ। है। हाँ, तो उस समय की बात है, उस समय वाकई में एक स्लो डाउन आया था। और जैसे उस स्लो डाउन से हम निकले, बिल्कुल उसी समय कोविड आ गया। तो इन पिछले 4-4.5 साल का रिकॉर्ड तो हम किसी राज्य का बहुत अच्छे से नाप ही नहीं सकते, और यूपी का तो ओके। खासकर, क्योंकि वो छोटे बिजनेस, मझोले बिजनेस पर है। मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर पर कहेंगे तो रिकॉर्ड अपने मुंह से बोलेगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हम लॉ एंड इसका, ऑर्डर को तो आज डिस्कस ही नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज और बताइए, चलिए, पिछला 4-5 साल तो जैसा बीता तो बीता,
आने वाले 5 साल के लिए अगर योगी गवर्नमेंट रिपीट होती है, जैसा कि लग रहा है हो रही है, तो अगले आने वाले 5 साल में आप यूपी को कहां देखते हैं? हाँ जी, देखिए मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं दूंगा, मैं उसके कुछ कारण बताऊंगा। पहले नीति आयोग के लगभग सभी रिपोर्ट में यूपी स्टेट का जो रैंक है वो काफी इंप्रूव हुआ है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस इंडेक्स, अब इतना टेक्निकल ये टर्म है, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी सड़कें हैं, जो आपकी रेल है, जो आपकी सारी यातायात व्यवस्था है, और जो आपकी सारी ऊर्जा व्यवस्था है, पावर सेक्टर है, ये यूपी में इतना इंप्रूव हुआ है कि वो 13वें स्थान से 6ठे पर आ गए। अच्छा, 13वें से 6ठे पे आ गया। हाँ जी, सिर्फ 3 वर्षों में। अच्छा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, दूसरा काफी सारे और पैरामीटर, जैसे कि इवन गरीबी रेखा से बाहर निकलना हो, चाहे वो सोशल सेक्टर पैरामीटर हो जिसमें हेल्थ भी आ गई, एजुकेशन भी आ गई, लगभग हर जगह यूपी ने आउट परफॉर्म किया है बिहार। पहले यूपी और बिहार ये दोनों, पहले यूपी और बिहार लगभग समान रूप से नीचे रहते थे, लेकिन अब बिहार का जो परफॉर्मेंस है उसको यूपी से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। यूपी ने जब करके अपने आप को राजस्थान मध्य प्रदेश की कैटेगरी में ले आया है, और बिहार और झारखंड से भी नीचे चला गया। हम्म। यूपी से ज्यादा तो एक वीडियो शायद हम बिहार की दुर्व्यवस्था पे करना चाहिए। अच्छा, बिहार की दुर्व्यवस्था पे भी आगे हम एक वीडियो करेंगे कि क्या हाँ कारण रहे बिहार की दुर्व्यवस्था के। हाँ अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए हाँ कि ये पीछे योगी जी ने एक बात कही थी कि आने वाले समय में अगले 5 सालों में यूपी की जो इकोनॉमी है वो एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। इस बात से आप कितना तक सहमत है? क्या थी ये सिर्फ लफादी है कि इसमें कुछ दम भी है? जी, हो तो जाएगी, ये तो सभी को पता है, लेकिन कब होगी असली सवाल वो है। हम मान के चल रहे हैं कि यूपी की अर्थव्यवस्था अगर 8.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तब उसे 1 बिलियन डॉलर, माफ कीजिएगा, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में लगभग 18 वर्ष लगे, 17 वर्ष से 18 वर्ष लगेंगे। 18 वर्ष? अगर हर साल 2040 8.5 से बढ़े तब? हाँ जी, ये उससे तेज भी बढ़ सकती है, क्योंकि यूपी पीछे जो स्लो रहा है, अब यहाँ से आगे वो बड़ा जंप लेगा। ये हमेशा होता है, जब आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ा स्लो चलती है किसी कारण से, तो फिर उसके बाद जो अगला जंप आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग आता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था भी अब काफी अच्छा कर रही है, अगर हम नंबर देखें। जी। हाँ, तो समय लगेगा, 2040 तक तो हो ही जाएगा। 2035 तक अगर हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें, यूपी को प्रायोरिटी पे रखें, यूपी को अच्छे से बढ़ाए, बढ़ने दें, तो ये पहले भी हो सकता है। किंतु 2035 से पहले होने का थोड़ा सा मान के चलिए कि प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अभी हम $240 बिलियन पर है, हमें उसे 4 गुना करना। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर हम हरियाणा और पंजाब को कंपेयर करते हैं तो पीछे हरियाणा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने ऐसा सुना है। उसके हाँ जी, क्या कारण रहे? देखिए, हरियाणा के अच्छा परफॉर्म करने के पीछे 4 बहुत बड़े कारण हैं। एक तो दिल्ली से नजदीकी, ये तो किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा घेरता है, या ठीक। बाउंड्री। तो हरियाणा की तीनों दिशा में जो शहर है वो बहुत तेजी से ग्रो हुए हैं। गुड़गांव की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में तो मुझे बात ही करने की जरूरत नहीं। फरीदाबाद भले ही गुड़गांव जितना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फरीदाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। और विगत कुछ वर्षों में तो जो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, इन शहरों का जो विकास हुआ है वो अपने आप में ही बहुत अच्छा है। तो दिल्ली के आसपास के जो 5 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, यही इतना बड़ा बूस्ट दे देते हैं कि हरियाणा एक बहुत अच्छी पोजीशन में अपने आप को पाता है। जैसे आप देखेंगे, दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, लेकिन दिल्ली की जो आउटपुट है, दिल्ली का जो स्टेट जीडीपी है, वो पंजाब से लगभग 1.25 गुना ज्यादा है, जी। 1.75 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो वही बात है कि सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली खुद बहुत आगे है पंजाब से। तो इसके बहुत कारण है। अगेन, अगर राज्य वर राज्य हम इस प्रकार का एनालिसिस या इस प्रकार का विश्लेषण करेंगे, तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। और ये जी। सब जितने प्रश्न है, मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में हमें 1 हफ्ते के वीडियो की पूरी रूपरेखा मिल गई है। आपने हाँ, जितने प्रश्न देखिए, किए,
मैं आपको बताऊं, मैंने इनफैक्ट मैं ये चाहता था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे ना विभिन्न हाँ विषयों पे बात करूं और हाँ जी लेमैन्स लैंग्वेज में बात करूं कि आम आदमी जो कि इन जटिल विषयों को नहीं समझता है, वो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा उसकी नॉलेज बढ़े। तो मैं हाँ आगे इसी तरह लेमैन्स लैंग्वेज में एक कॉमन मैन के जो विषय होते हैं, जो कौतूहल होते हैं, हाँ जी उनके बारे में ऐसे छोटे छोटे आपसे सवाल पूछा करूंगा और लोगों के कुछ फंडामेंटल्स बेसिक क्लियर होंगे। मुझे एक चीज और बताइए ना, एक आमतौर पे एक जुमला छोड़ा जाता है कि ये सरकार पूंजीपतियों के लोन माफ कर देती है हजारों हजारों करोड़ के। ये सचमुच हाँ है जी। क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। और ये अगेन एक बहुत बड़ा टेक्निकल विषय है, इस पर मुझे बड़ा मजा आएगा आपके साथ वीडियो करने में। मुझे लगता है आज आपने मुझे एक पूरा मसाला दे दिया है। 10 वीडियो आप आज हमारी बातों में से निकल जाएंगे। जी शुरू जी। हुआ था यूक्रेन रशिया से, लेकिन लगता है पंजाब पर भी एक वीडियो करना पड़ेगा, यूपी पर भी करना पड़ेगा, बिहार पर भी करना पड़ेगा, और इस पूंजीपति वाले पे तो जरूर करेंगे एक लंबा वीडियो। लेकिन एक संक्षिप्त में मैं जवाब इसका देना चाहूंगा, संक्षिप्त में। जी। देखिए, बैंकिंग में एक सिस्टम होता है कि जब आप काफी समय तक एक लोन को रिकवर नहीं कर पाते, तो आपको अपने निवेशकों को, जो आपके शेयर होल्डर हैं, उन्हें बताना होता है, देखिए ये पैसा अब मैं इसे खतरे में मान रहा हूं, ये पैसा अब मैं ये नहीं मान के चल रहा हूं मेरा है, मैं इसे एक दूसरे अकाउंट में डाल रहा हूं कि इसको हम रिकवर तो करेंगे, लेकिन आज हम इसको अपनी जेब में मानकर नहीं चल रहे। मान लीजिए मैं एक आपको समझाता हूँ, आपने किसी को 500 रुपए दिए, आपके किसी मित्र ने बोले कि यार मुझे जाना है, जरा 500 रुपए दीजिए। एक दो हफ्ता तो आपने पूछा ही नहीं, छोटा सा अमाउंट है और आ जाएगा, दे देगा। और उससे पहले मान लीजिए वो मित्र आपको हर तीसरे चौथे दिन दिखता था, हेलो बोलता था, मैसेज करता था। अब 2 महीने से ना उसका हेलो है ना मैसेज है। तो इस समय पर आकर आपको लगेगा कि यार 500 रुपए दिए, शायद इसने बोलना तक बंद कर दिया आपसे। 2 4 महीने और नहीं आएगा वो, तो आप ये मान के चलेंगे कि अब पैसा ये 500 रुपया तो शायद चला गया मेरा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता आप पैसा वापस रिकवर नहीं करेंगे। मान लीजिए 6 महीने बाद आपको बाजार में किसी दिन वो मिल गया, तो आप पहला प्रश्न क्या करें? अगर आप बहुत सभ्य हैं तो पूछेंगे भाई क्या हुआ, क्यों, कहाँ गायब हो गए, मेरा पैसा वापस लो। और सभ्य नहीं है तो एक टिकाएंगे। तो बैंक भी क्या करते हैं, जिसे लोन माफी के रूप में दुष्प्रचारित किया जा रहा है, वो राइट ऑफ करते हैं, वो अपने लोन को अपने अकाउंट से निकाल देते हैं। जो एनपीए की कैलकुलेशन हम करते हैं, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे हमारे उधार जो वापस आवाज होने कुछ नहीं। कम, भाई साहब, गौरव भाई आवाज कुछ कम हो गई, जरा उसको सेट करिए। अब ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम माइक, कम हो गया। हाँ जी, मेरा हाँ। माइक गिर गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना एनपीए ना ना, एनपीए आवाज आवाज चली गई, आवाज चली हाँ जी, मैं भी एक्चुअली पहली बार आज ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि हमें अपने पढ़ाने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है, तो शायद पहली बार है, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा चलिए, वो पहली बार की प्रॉब्लम से धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, तो हम है। क्या, मैं तो सवाल भी भूल गया। टॉपिक हम क्या ये डिस्कस कर रहे थे? हाँ जी, पूंजीपतियों के लोन माफ करने की हम बात कर रहे थे। हाँ, लोन माफ करने की बात कर रहे हैं, तो एनपीए में डाल देते हैं वो। नहीं नहीं, एनपीए तो पहली बात, हम हर उधार को मानते हैं जो 90 दिन हो गए और वापस नहीं आ रहे। ऐसा हर अच्छा, एक 90 उधार दिन का में एनपीए हो एनपीए। जाता है? हाँ, एनपीए 90 दिन के बाद ही हो जाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग, अब ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये आ जाएगा, शायद कुछ समय लेगा, या आएगा तो पूरा पैसा नहीं आएगा, हम ऐसा मानते हैं। अच्छा मतलब जी। ये परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहा है, बस हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि घाटा हो गया। फिर जब 1 साल हो जाता है तो हम उन्हें एक दूसरी कैटेगरी में डालते हैं। ये सब एनपीए ही है, एनपीए के अंडर ही हम इन्हें डाउटफुल कैटेगरी में डालते हैं। अब जब और 2 साल हो जाते हैं तब हम इन्हें लॉस एसेट बोलते हैं, कि ये पैसा शायद अब वापस नहीं आएगा, या बड़ी मुश्किल से वापस आएगा। जी। जब ये लॉस एसेट की तरफ जाता है 2 साल बाद, तब बैंक प्रॉपर्टी बेचना शुरू करता है। बैंक तब उस आदमी से बड़ी सख्ती से वसूली शुरू करता है। उनकी जो कोलेट्रल है, उनकी जो गिरवी रखी संपत्तियां हैं, या उनकी जो गिरवी रखे सोना या अन्य प्रॉपर्टी है या अन्य कागजात हैं, उनको बैंक फिर प्रोसेस में लाता है कि अब इसको बेचेंगे और पैसा रिकवर करेंगे। सीधे तरीके से लोन का पैसा वापस नहीं आ रहा। जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो इसको एनपीए से हटाकर हम एक तीसरे अकाउंट में डाल देते हैं, और तब वो हमारी बैलेंस शीट से हट जाता है। इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ, कि हमने अपनी बैलेंस शीट से कुछ पैसे को निकाल दिया, हमने उसको नुकसान मान लिया। अभी के लिए नुकसान मान लिया, ऐसा जरूरी नहीं है वो नुकसान होगा। जी।
जैसे अभी विजय माल्या वाला जो केस है, इस केस में खासकर अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब दिया है कि 18,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी, विजय माल्या और ऐसे लोगों से वसूला गया है। जी। हाँ जी, अगर आप देखें तो विजय माल्या का जो उधार था वो लगभग 5400 करोड़ रुपए का था, जिसमें ब्याज जोड़कर उसे बढ़ा दिया गया था। और इसी प्रकार जो नीरव मोदी का लोन था वो लगभग 11,000 करोड़ का था, और अन्य कुछ पूंजीपतियों का भी। तो हम देख रहे थे कि काफी सारा पैसा इसमें वापस भी आया है। जी। तो इस जो हमारा रिटर्न ऑफ अकाउंट है, इसमें से बहुत रिकवरी होती है। इसमें जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैसा खत्म हो गया। हम बस अपने निवेशकों को ये कहना चाहते हैं, देखिए ये पैसा 2 साल से नहीं आ रहा है, अब इसको अपनी पॉकेट में हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम एक अलग खाते में डालेंगे, इसको अपनी जेब में गिनना गलत होगा, क्योंकि जेब से तो एक बार जा चुका है, अब तो इसे वापस छीन कर लाना पड़ेगा। ये हम कहना चाह रहे हैं। तो इसी को राइट ऑफ करना बोलते हैं। जी हाँ, इसी को राइट ऑफ करना बोलते हैं। और जो माफी है अच्छा, उसको वो बोलते माफ हैं नहीं वेव किया ऑफ। जाता, वो राइट ऑफ किया जाता है कि भैया अभी नहीं है, इसको हम वसूल लेंगे, हाँ वसूलने जी, की कोशिश करेंगे। पर ये नहीं कि उसका लोन माफ कर दिया कि जा बेटा तू ऐश कर खा पी मौज ले, नहीं जी, उसे बोला ऐसा कुछ जाता है नहीं है। लोन, उसे बोला जाता है लोन वेवर, वेव ऑफ। अच्छा, तो लोन वेव किसानों का किया जाता है, न कि पूंजीपतियों का। बिल्कुल, आज तक किसी पूंजीपति का 1 रुपया भी इस सरकार में, पिछली सरकारों में माफ नहीं किया गया। अच्छा, 1 रुपया ऐसा भी। कोई मात्रा। हाँ जी, ये मैं पूरी गारंटी और पूरी, अगर आप चाहें तो मैं इसकी पूरी रिसर्च डेटा और लिंक वीडियो पर भी डाल सकता हूँ। चलिए गौरव जी, आज अभी ये 38 मिनट का वीडियो हो चुका है। हम हाँ जी, आगे भी आपसे इसी तरह बात करते रहेंगे। आज ये पहला हमारा प्रयोग है और लिंक भी बहुत अच्छा नहीं था और साउंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम हाँ इसको जी, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है और इस प्रोग्राम को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक हाँ कॉमन जी, मैन को हम जो आम जो उसकी जिंदगी में जो रोजमर्रा के सवाल उसके मन में उठते हैं ना, इकोनॉमिक्स हाँ को जी, लेके, वो हाँ जी, उन विषयों पे हम इस पे छोटी छोटी इसी तरह चर्चाएं किया करेंगे। हाँ आज जी। के लिए मैं समझता हूं कि इसको वाइंड अप किया जाए। आप आखिरी में अपना क्लोजिंग रिमार्क, हम वापस यूक्रेन पे चले जाए क्या 2 मिनट के लिए, बिल्कुल, मैं वहां से यूक्रेन आपको पर आना ही क्लोजिंग चाह रहा रिमार्क था। दे दीजिए। हाँ जी, मैं यूक्रेन पर आना चाह रहा हूँ, और अब मैं थोड़ा सा उसको समराइज करूंगा। जी। देखिए, यूक्रेन से एक और जो बड़ी चीज हम इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन और रशिया दोनों से, वो है सूरजमुखी का तेल। अच्छा, भारत में खाद्य तेलों सनफ्लावर। की कमी है। हाँ जी, खाद्य तेलों की हमारे देश में कमी है, और खाद्य तेल हम काफी संख्या में बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और हमारा सूरजमुखी का तेल खासतौर पर महंगा हो सकता है, और बाकी तेल भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देश खाद्य ऑयल या खाद्य तेल में एक अच्छे एक्सपोर्टर है। जैसे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडोनेशिया, मलेशिया है पाम ऑयल का, जी। उसी पर सूरजमुखी के तेल की ये दोनों देश अच्छे एक्सपोर्टर है। सूरजमुखी की फसल वहां अच्छी होती है, तो एक यहाँ पर थोड़ा फर्क आएगा। और एक सबसे बड़ा फर्क जिसके बारे में हर व्यक्ति चिंतित है, क्योंकि आजकल हर आम आदमी भी शेयर बाजार से जुड़ गया है, तो मैं थोड़ा सा शेयर बाजार पर भी एक बार आऊंगा। तो जी। शेयर बाजार पर इसका थोड़ा सा बुरा असर जरूर है, क्योंकि शेयर बाजार इकोनॉमी के हिसाब से नहीं चलता है कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। शेयर बाजार लोगों की एक्सपेक्टेशन पर चलता है कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा। अगर अनसर्टेनिटी है, लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, लोगों को रिस्क महसूस अधिक हो रहा है, तो ऐसे में लोग पैसा बाजार से खींच लेते हैं, और ऐसे में शेयर बाजार या मुद्रा बाजार गिर जाते हैं। तो शेयर बाजार में जो लोग निवेश कर रहे हैं, थोड़ा उन्हें जरूर घाटा होगा। तो ये बात केवल तेल तक या अन्य चीजों तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय उन लोगों के लिए जरूर है जो शेयर मार्केट में या बिटकॉइन में या गोल्ड में या करेंसी फ्यूचर्स, इस तरह की सभी जो थोड़े से निवेश के बाजार है, इनसे जुड़े हैं। तो इनसे जुड़े जी। लोगों के लिए आगे आने वाले 2 महीने थोड़े से भारी है, थोड़ी सी ऊंच नीच या उतार चढ़ाव थोड़ा देखने को हमें जरूर मिलेगा। और एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो आम आदमी यही देखता है कि भाई मैंने बाजार में पैसा लगाया था, मुझे क्या मिला, या इसका मेरी जेब पर क्या फर्क पड़ा। तो जेब पर तो शायद बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु बाजार वाला जो मामला है ना, वहां पर थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट में इसके साथ खत्म करना चाहूंगा। चलिए साहब, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही।
ये मेरे चैनल पे एक नया प्रयोग हमने किया है। आज देखते हैं हमारे ऑडियंस का क्या रिस्पांस आता है, उसके बाद हम इस चर्चा को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इनविटेशन पे आप आए और आगे भी हम इसी तरह चर्चाएं करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को भी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अजीत जी, और दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल पर आना एक मेरा भी सौभाग्य है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी ऑडियंस अब सुनेगी, और शायद आने वाले समय में जो चीजें हम बड़े टेक्निकल रूप में विद्यार्थियों तक पहुंचाते थे, थोड़ा मैं भी चाहता हूं कि आम आदमियों तक उसको साधारण भाषा में पहुंचाया जाए। ये मेरा भी पहला वीडियो है इस प्रकार का, तो शायद आने वाले समय में मैं थोड़ा और अधिक साधारण शब्दों का और थोड़ा सिंप्लीफाइड भाषा का या एक साधारण भाषा का और प्रयोग करने की कोशिश करूंगा। आशा है जो मैंने कहा वो सब समझ में आया होगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी।